हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा आप जानते हो, आपका जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसका जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है, भारतीय राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित आज मैं एक कंप्लीट मास्टर क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ दिन पहले किसी एक यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था भारतीय राजनीतिक विचारक का, राजनीतिक विज्ञान के द्वितीय सेमेस्टर का, तो वो पेपर हुआ था। वो कंप्लीट पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा, आप खुद भी जाके पढ़ लेना। साथ के साथ सभी प्रश्नों के मैं आपको ये मास्टर क्लासेस में सभी प्रश्नों के आपको साथ के साथ उत्तर भी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे ये भी बताया जाएगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन पहले मैं, काफ़ी बच्चों की समस्या ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ से मिलेंगे, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हाँ तो बच्चों, आपको YouTube पर आ जाना है और YouTube पर आपको जो सर्च का ऑप्शन होता है ऊपर की तरफ, वहाँ पे सर्च कर लेना यूनिवर्सिटी चैंपियन। जैसे आप सर्च करोगे या फिर इस वीडियो में भी आप जाओगे नीचे, तो आपको हमारे ऐसे जो YouTube चैनल आ जाएगा, वहाँ पे YouTube चैनल पे आपको पहुँच जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्ले लिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आप जाओगे। जैसे प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो देखो प्ले लिस्ट में अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री की प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, पीडीसी की बनी हुई है। तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक ऐसी प्लेलिस्ट बनेगी जिस पे लिखा होगा बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान की। तो आप इस पे क्लिक करना। इसमें लगभग 5 से 7 वीडियो हैं। तो एक तो मास्टर क्लास मैंने ये डाल रखी है जो लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक वाली ये डाल रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डाल रखे हैं। और 2 क्लासें हैं जो मनु वाली क्लास और राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण पर्सन वाली क्लास, ये दोनों डाल रखे हैं। तो आप ये सभी क्लासेस देख लेना। इंपॉर्टेंट क्लास आपको इस वीडियो के अंदर देखना है। ये वाला वीडियो है ना, पॉलिटिकल साइंस वाला, यहाँ से देखना है। और अन्य किसी, अगर बीए के विद्यार्थी हो और अन्य किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आपको ये इसी प्लेलिस्ट में आके बीए सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है, इसमें चले जाना। सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। सामान्य हिंदी, हिंदी लिटरेचर, जोग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, जोग्राफी ऑफ राजस्थान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सोशियोलॉजी, सभी के मिल जाएंगे आपको। इंग्लिश, सभी सब्जेक्टों में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से आकर देख लेना। हाँ चलो, अब अपने जो यूट्यूब जो पर्सन है उसमें शुरू कर देते हैं। पहला पर्सन है, मनुस्मृति में कितने पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया था। तो ये जो लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ऐसे आपको 10 प्रश्न होंगे। तो चलो अब जरूर से जल्दी से शुरू कर देते हैं वीडियो को। मनुस्मृति में कितने पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। नाम बता देता हूँ। सबसे पहला जो पुरुषार्थ था उसका नाम था धर्म, मतलब सभी व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म व कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ था अर्थ, व्यक्ति को अपने जीवन में, अर्थ का अर्थ होता है पैसा, धन। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन यापन करना है तो उसे क्या कमाना चाहिए, पैसा या अर्थ कमाना चाहिए। तीसरा, किसी भी व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण अर्थ, तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या होता है, काम। काम का अर्थ होता है इंसान को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, पैसे के साथ साथ अपने जीवन में आनंद, जो जीवन आपको मिला उसमें सुख सुविधाओं का भी आनंद लेना चाहिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पुरुषार्थ बताया वो क्या था, मोक्ष। व्यक्ति को अपने जीवन में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। मतलब आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस जीवन व मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन से है। तो अलग अलग धर्म ग्रंथ है, नाम बता देता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक के भी कई पार्ट हैं। जैसे 3 पार्ट हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, उसके अलावा दम्पद, बुद्ध चरित्र और महायान सूत्र संबंधित और भी कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हम सब जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, ऋषभनाथ या आदिनाथ जी हैं। वो पहले तीर्थकार थे और उन्हें संस्थापक माना जाता है। और अंतिम कौन हुए हैं जैन धर्म के, तो महावीर स्वामी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न मैंने लघुतरात्मक प्रश्न वालों में करा रखा, तो आप वहाँ से जाके भी देख लेना कंप्लीट वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से लगभग प्रश्न, ये जो ये प्रश्न है उसी से है।
राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता क्यों कहा जाता है? वह इसलिए कहा जाता है, उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण में पहली बार अपने जो कुप्रथाएं थी भारतीय समाज के अंदर, जैसे सती प्रथा हो गई है ना, बाल विवाह जैसी प्रथाओं को इन्होंने खत्म किया है ना, शिक्षा को बढ़ावा दिया और लोगों को एक नई विचारधारा को अपनाने के लिए कहा। तो ये सब जो शिक्षा में उनका योगदान रहा भारतीय समाज में, साथ के साथ उनका जो सती प्रथा व जो बाल विवाह जैसी प्रथाओं को हटाने में जो उनका योगदान रहा, इसीलिए उन्हें भारतीय समाज का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। 5वां पॉइंट है शुद्धि आंदोलन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इनमें से यही है। देखो शुद्धि आंदोलन क्या होता है? शुद्धि आंदोलन की जो शुरुआत है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू की जाती है। कब? 1885 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि उस समय क्या हो गया था, जो अंग्रेजों के द्वारा पहले तो जो भारत पर जो मुगलों ने राज किया, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, फिर अंग्रेज आ गई, तो इन मुगलों ने क्या किया, जो हिंदू थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। इससे क्या हो गया, वहाँ पर जो बहुत से हिंदू थे वो मुस्लिम में बदल गए, और जब अंग्रेज आए तो ईसाइयों ने, भारतीय लोगों हिंदुओं को ईसाइयों ने बदल दिया, ईसाई धर्म में बदलना शुरू कर दिया मिशनरियों के थ्रू। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक शुद्धि आंदोलन की शुरुआत करी गई, जिसमें हिंदुओं को वापस, हिंदू जो अपने कुछ प्रताड़ना के वजह से या फिर जो समाज के अंदर कुरीतियाँ थी उनसे प्रताड़ित होकर किसी अन्य धर्म को ग्रहण कर चुके थे, मुस्लिम या ईसाई धर्म को, उनको फिर से किसी इस शुद्धि आंदोलन के माध्यम से फिर से हिंदू धर्म को परिवर्तन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें अलग अलग प्रकार के मतलब बड़े बड़े आयोजन करवाए जाते थे, जिसमें यज्ञ का और धार्मिक जो मंत्र वगैरह का उच्चारण करके उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाया जाता था उन लोगों को। 6वां प्रश्न है आधुनिक शिक्षा के संबंध में ज्योतिबाई फुले के क्या विचार है? तो आप सब जानते हो ज्योतिबाई फुले वो पहली प्रथम व्यक्ति रहे जिन्होंने भारतीय समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका मानना यह था, उनका जो महिला शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया, साथ के साथ जाति, लिंग व सामाजिक स्थिति को परवाह किए बिना शिक्षा को सभी तक पहुंचना चाहिए। मतलब पहले क्या होता था, समाज में महिलाओं को शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन ज्योतिबाई फुले ने, आपको पता है, स्कूलें खोली जिससे लोगों को, महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सके। साथ के साथ महिला सशक्तिकरण पे भी इन्होंने जोर दिया। जो आज महिला सशक्तिकरण की बहुत पूर्वजोर तरीके से बातचीत होती है, आज अपन सरकार हो चाहे समाज हो, महिलाओं को जो आज आगे बढ़ने की भागीदारी मिल पा रही है, उनकी सबसे पहली पैरवी, सबसे पहली जो पहल करी थी वो किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबाई फुले के द्वारा की गई थी। चलो अब अगले नंबर प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्नात्मक प्रश्न भी कराए जाएंगे आपको इस वीडियो में। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले के किन्हीं दो आयोगों के समक्ष दिए गए साक्ष्य बताइए। तो किसने किसके समय दिए थे? इन्होंने दिया था, पहला था भारतीय व्यय पर रॉयल कमीशन। ठीक है, ये भारतीय व्यय पर रॉयल कमीशन नामक एक संस्था हुई थी। उसमें 1900 ईस्वी में इन्होंने ये मतलब जो कमेटी थी उसके समक्ष अपने आप के विचार रखे थे। इसमें इन्होंने बताया था भारतीय लोगों का धन व संपदा है उसको जो अंग्रेज हैं वो यहाँ से ले जाकर और ब्रिटेन में ले जा रहे हैं, इससे भारतीय लोगों में गरीबी लगातार रूप से बढ़ रही है। ये पहला था। दूसरा किसमें था? वो था मार्ले मिटो सुधार। मार्ले मिटो सुधार में क्या था? ये 1908 के अंदर एक प्रकार की जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें इन्होंने अपने विचार रखे थे, जिसमें भारतीय परिषद अधिनियम को जो 1909 में लागू हुआ था उसको अंतिम रूप देने के लिए, भारतीय लोगों को प्रशासन में जगह देने के लिए, स्वशासन के लिए, साथ के साथ संविधान के सुधारों में बात की थी। तो इन्होंने इन दो जो प्रमुख जो कमेटी थी इन पे अपनी जाके आयोगों के समक्ष अपने विचार प्रकट किए थे। 8वां पॉइंट है भीमराव अंबेडकर की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम बताइए। तो भीमराव अंबेडकर हो गया, भीमराव अंबेडकर जी हो गए, और साथ के साथ महात्मा गांधी की पुस्तकों के नाम आप जरूर से याद करके चले जाना। मैं बता देता हूँ, जाति का विनाश नामक इन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया, ये इस नामक किताब में लिखी थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट किताब थी इनके द्वारा। अगला पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट, दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी विचारधारा को अपनाया था? तो दीनदयाल उपाध्याय है, उन्होंने एक एकात्म
मानववाद की विचारधारा को अपनाया था। मतलब उनके मानना था यही था कि इस सृष्टि पर जो भी व्यक्ति आया है वो एक समान है, उसमें ना कोई अछूत है ना कोई उच्च वर्ग का है। साथ के साथ उनका मुख्य जोर था भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने पर। वो पूंजीवाद का पूर्ण जोर से विरोध करते थे। साथ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको जो आत्मनिर्भर बनाने पर इन्होंने जोर दिया था। इनके द्वारा भारतीय जनसंघ जो भारतीय जनसंघ है उस पर और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को इन्होंने अपनी विचारधाराओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। और उनका जो राजनीतिक व आर्थिक एजेंडा है वो किसी के विचारों पर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर ही निर्भर है। चलो लास्ट और फाइनल जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय क्या है। तो जयप्रकाश नारायण की जो विचारधारा है सर्वोदय की, वो विचारधारा क्या है। देखो, सर्वोदय का अर्थ यही होता है कि सभी व्यक्तियों तक जो संसाधन है वो पहुंच पाए। तो उनके अनुसार क्या था, सबसे पहला पॉइंट था संसाधनों का समान विवितरीकरण। मतलब सभी व्यक्ति तक संसाधन पहुंच पाए, मतलब हर व्यक्ति को शिक्षा मिल पाए, रोजगार मिल पाए समान रूप से, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की जो संसाधन है वो मिल पाए, ताकि हर व्यक्ति की समाज की विकास में भागीदारी हो। दूसरा पॉइंट था समान सामाजिक व आर्थिक समानता। मतलब आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है, गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है। तो उनका विचारधारा यही थी कि जो व्यक्ति है हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से मतलब रोजगार मिले और हर व्यक्ति के पास पैसा हो। मतलब जो ये जो खाई बढ़ती जा रही है अमीरी व गरीबी के बीच में वो थोड़ी कम हो। तीसरा पॉइंट था सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है मतलब हर व्यक्ति के पास, क्योंकि संविधान है भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का यही होता है लोक प्लस तंत्र। मतलब जनता के हाथों में सत्ता है का निर्णय होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के पास, ना किसी एक सरकार के पास, ना एक समाज के पास। आज हमारे समाज में जो सत्ता का अपन जो केंद्रीकरण देखने को मिलता है ना, जो आज हम समझते हैं कि एक सरकार हो वही सारी राज्यों पर राज करे, ये गलत चीज़ है। संविधान के अंदर इस चीज़ को कभी भी हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी। मतलब हर व्यक्ति को निर्णय लेने में क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय का विचार यही था। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लघुतरात्मक प्रश्न, ये आप अपनी उससे पढ़ लेना। मैं अब डायरेक्ट आपको निबंधात्मक प्रश्न कराऊंगा। तो एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पहला प्रश्न था जैन धर्म की मुख्य विशेषताओं को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आएगा आपके एग्जाम के अंदर। तीसरा पॉइंट है स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की को समझाइए। चौथा पॉइंट है प्रश्न है गांधी की सत्याग्रह की धारणा को समझाइए। सत्याग्रह आएगा वरना ट्रस्टीशिप आएगी, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ट्रस्टीशिप वाला। पांचवा पॉइंट है एम एन राय और कार्ल मार्क्स के विचारों में समानता बताइए। तो ये प्रश्न आप अपनी जो पासबुक है रेफरेंस बुक है उससे पढ़ लेना। अब मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न है वो निबंधात्मक कराऊंगा। मास्टर क्लास में निबंधात्मक प्रश्न ही कराए जाते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के विचारों की विवेचना कीजिए। या अंतर्राज्य संबंधों में विभिन्न संस्थागत क्रियात्मक पक्षों में कौटिल्य के विचारों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये वाला वीडियो मैंने यूट्यूब पर पहले डाल दिया है। मैंने आपको बताया था कहाँ से पढ़ना है, जो BA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके पढ़ लेना। साथ के साथ जो यूनिट सेकंड का जो पहला प्रश्न है राजा राममोहन राय के सामाजिक व धार्मिक चिंतन, ये भी मैंने करा दिया है। अब बाकी के जो प्रश्न बचते हैं ये सारे के सारे मैं कराऊंगा आपको मास्टर क्लास के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं अपन मास्टर क्लास को। वो निबंधात्मक प्रश्न वाली मास्टर क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप वीडियो क्या तो पूरा देखना, आप छोड़ना नहीं है, बीच में छोड़कर आप चले जाते हो, आप फिर देखना आपको कितना मददगार सिद्ध होगा ये वीडियो आपके लिए। पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद के संबंध में तिलक के विचारों की विवेचना कीजिए। मतलब राष्ट्रवाद के क्या संबंध, क्या विचार रखे थे राष्ट्रवाद के प्रति तिलक के द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा। तो हम सब जानते हैं लोकमान्य तिलक है, उनका जो स्वतंत्र सेनानी रहे, राष्ट्रवादी रहे, जिनका जन्म जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 1900 शताब्दी के 20वीं शताब्दी में इनके द्वारा राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रमुख रूप से अपनाया गया। इनकी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी वो दो चीज़ों पे थी, स्वराज व स्वशासन पर।
मतलब हमें उनका वो उग्रवाद से संबंध रखते थे। कांग्रेस के दो दल हुए, उग्रवाद व नरम दल। तो ये उग्रवाद से संबंध रखते थे। इनका सीधा यही मानना था कि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है, अंग्रेजों को हमें उखाड़ कर फेंकना है। और दूसरा पॉइंट है स्वशासन, मतलब भारतीय लोगों पर अंग्रेज क्यों राज करें, भारतीय लोगों पर भारतीय लोगों का राज होना चाहिए। उसे क्या कहलाया, स्वशासन कहलाया। तो अब उनके क्या क्या मुख्य विचार थे, इन पर अपन बात करेंगे। सबसे पहला इनका पॉइंट था स्वराज, मतलब तिलक का यही मानना था अगर भारतीय लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा जो आंदोलन उसमें हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए और जो अंग्रेजी जो शासन है उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। और स्वराज है ये हमारे आत्मबल, मतलब हर व्यक्ति की आत्मा से प्रयास करना चाहिए तथा बलिदान के माध्यम से इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता, भारतीय पहचान या भारतीय संस्कृति को पहचान। तो इन्होंने हमेशा कभी भी पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देते थे। इनका स्पष्ट रूप से यही मानना था कि भारतीय संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, हमें किसी और संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति को अपनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली है उसका भी पुरजोर विरोध किया था। तीसरा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। तो हम सब जानते हैं किसी भी देश को प्रगति करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। उस समय क्या हो गए थे, अंग्रेज़ों ने भारतीय जो मील थी, भारतीय जो व्यापार प्रणाली थी उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था और भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी फैल गई थी। तो इनका ये भी विचार था अगर भारत को स्वतंत्रता के बाद में भी अगर आगे बहुत तेज़ी से विकास करना है तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी होगी। चौथा पॉइंट है उपनिवेशवाद के विरोधी, मतलब उपनिवेशवाद क्या होता है, कोई एक छोटा सा जो एक अमीर देश है या अच्छा जो शक्तिशाली देश है वो एक किसी कमज़ोर देश पर आक्रमण कर लेता है या उस पर कब्जा कर लेता है, वही उपनिवेशवाद होता है। तो वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, शासन है, उसको क्या वो पूर्ण रूप से आलोचक थे, मतलब वो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनका पूर्ण रूप से आलोचना करते थे। और जो नरम दल के लोग हुआ करते थे ना वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे, लेकिन जो गर्म दल के लोग होते थे जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सबसे प्रमुख नेता थे, वो क्या होते थे, जो ब्रिटिश है जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका क्या करते थे, विरोध करते थे। पांचवा पॉइंट है मुस्लिम हिंदू व मुस्लिम एकता। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हिंदू और मुस्लिम लोग जो आपस में उस समय संघर्ष कर रहे थे उन पर आपस में फूट पड़ गई थी, तो उसके खिलाफ थे। इनका यही मानना था कि हमें हिंदू और मुस्लिमों को एक जगह रहना चाहिए, अगर हम एक जगह रहेंगे तभी हम अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ कर फेंक पाएंगे। छठा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा। उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसमें जो पश्चिमीकरण हो गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उस पर उनको हटाने का उनका पूरा जोर रहा। उन्होंने भारतीय शिक्षा या पश्चिमी जो भारतीय जो सांस्कृतिक शिक्षा थी उसको लागू करना चाहते थे जिसमें देशभक्ति व राष्ट्रीय गौरव की भावना हो। सातवां पॉइंट आत्मनिर्भरता। तिलक का यही मानना था कि भारतीय लोगों को अगर आगे प्रगति करनी है, अगर स्वतंत्रता के बाद में भी, तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम अंग्रेजी या विदेशी ताकतों या व्यापार पर निर्भर नहीं हो सकते, हमें अपने ही संसाधनों पर क्या होना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। और इसी के संदर्भ में जो महात्मा गांधी है उनके द्वारा जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तो इनके द्वारा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। तो तिलक के द्वारा जो ये नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण नारा बन गया था। तो अब प्रभाव देखते हैं जो उनके द्वारा राष्ट्रवाद का विचारधारा दी गई थी। तो उनके द्वारा जो राष्ट्रवाद की विचारधारा दी गई थी, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसको एक नई धारणा दी, उसको एक नई विचारधारा दी, एक नया मोड़ दिया। और उसके बाद में प्रखर आंदोलन के रूप में लोगों के अंदर स्वराज व स्वशासन की भावना को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। और इनसे भारत के जो कांग्रेस के जो अन्य नेता थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो उनकी जो जयंती है वो 23 जुलाई को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती को भी आज भी मनाया जाता है। तो चलो ये था पहला प्रश्न,
आपको मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से करके जाना। दूसरा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक व आर्थिक चिंतन की विवेचना कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद के जो आर्थिक व राजनीतिक चिंतन दिए गए हैं उसकी आपको विवेचना करनी है, बताना है कि क्या विचार थे। तो हम सब जानते हैं जो स्वामी विवेकानंद हैं वो भारतीय जो अध्यात्म है वो संत रहे हैं जिन्होंने भारत का गौरव है वो सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया है। और ना सिर्फ भारत में रहते हुए बल्कि वो जब न्यूयॉर्क के अंदर गए धर्म सभा के अंदर, उन्होंने जब अपना वो दिया भाषण दिया तो उसे पूरी दुनिया प्रभावित होती है और भारतीय संस्कृति के बारे में जानना शुरू करती है और हिंदू धर्म है वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू होता है। तो उनके द्वारा क्या राजनीतिक विचार थे, वो किस चीज़ पर निर्भर थे, वो अपन देखेंगे। तो पहला है राष्ट्रवाद। तो जो स्वामी विवेकानंद है वो राष्ट्रवाद की भावना पर बहुत निर्भर करते थे, लेकिन वो एक हिंदू संत के रूप में देखा जाता है, मतलब इन्होंने हिंदुत्व को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन वो बात किसकी करते थे, मानवता की, जिसमें हिंदू व मुसलमानों की एकता की वकालत करते थे। वो ऐसे नहीं करते थे कि भाई सिर्फ एक ही धर्म को आप आगे लेके चलो। उनका ये मानना था भारत एक विविध देश है, अलग अलग संस्कृति भाषाएं धर्म यहाँ पर रहते हैं, तो हमें अगर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करना है तो हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। और आज हमारे भारतीय समाज के अंदर जो नागरिक हैं या बच्चे आप देख रहे हो, आपको भी इस भावना को अपने अंदर प्रेरित करना चाहिए। सभी धर्म समान होते हैं और आपको हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मानवता की सेवा। तो जो स्वामी विवेकानंद है उनके द्वारा मानवता की सेवा पूजा सर्वोच्च है, मतलब उनका ये मानना था सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी धर्म कर्म अगर कोई किसी व्यक्ति का है तो वो क्या, मानवता की सेवा। मतलब हर व्यक्ति को मानव जीवन में जो गरीब व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है, अशिक्षित व्यक्ति है, उसकी हमेशा क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो मानवता को इन्होंने प्रथम धर्म बताया। दूसरा पॉइंट है जनता का सशक्तिकरण। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिक्षा के उनका यही मानना था अगर कोई भी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रगति करनी है, आर्थिक सामाजिक व आध्यात्मिक, तो सबसे प्रथम जो सीढ़ी होती है वो क्या होती है, शिक्षा होती है। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता होगी, वैचारिक स्वतंत्रता होगी और हर व्यक्ति है वो क्या होगा, सशक्तिकरण हो जाएगा उसका। चौथा पॉइंट है उपनिवेशवाद की आलोचना। वो उपनिवेशवाद मतलब बड़े देशों के द्वारा छोटे देशों पर आक्रमण कर लेना, उन पर अत्याचार करना, इन सभी समस्याओं का वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे। और भारत के अंदर उत्पन्न हुई गरीबी जैसी समस्या हो गई, उसमें वो ब्रिटिश शासन को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानते थे। अब उनके धार्मिक विचार क्या कह रहे हैं अपन ये देखेंगे। सबसे पहले सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ यही होता है कि वो हर धर्म को मानते थे। वो हिंदू धर्म का प्रचार करने के साथ, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के साथ अन्य धर्म, ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सभी धर्म का सम्मान करते थे और उनकी विचारधाराओं का भी वो क्या करते थे, मानते थे। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक उत्थान। उन्होंने भारतीय जो पुनरुत्थान है, मतलब भारतीय लोगों में जो अध्यात्म की जो कमी आ गई थी, मतलब भारतीय लोग उसमें क्या हो गए, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करने लग गए थे। जैसे सती प्रथा हो गया, बलि प्रथा हो गया, है ना, बाल विवाह हो गया, महिलाओं को शिक्षा नहीं प्रदान करना। तो इसमें क्या हुआ, जो त्रुटियाँ आ गई थी, कुरीतियाँ ज़्यादा फैल गई थी। तो उसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने अध्यात्म पर जोर दिया। मतलब अध्यात्म का क्या अर्थ होता है कि शिक्षा को प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। अगला पॉइंट है सेवा को पूजा के रूप में। मतलब उनका जो सब मैंने पहले भी बताया था, उनके द्वारा मानवता की पूजा करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया था। तो इसी में यही है कि हर व्यक्ति को अपने जो गरीब है, दरिद्र है, निर्धन है, उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मों का सामंजस्य। उनका ये मानना था कि सभी जो विभिन्न धर्म है, अलग अलग धर्म है, उन सभी धर्मों की जो मुख्य धारा है, मतलब मुख्य पॉइंट है या मुख्य विचारधारा, वो समान ही है। बस सभी के जो प्रयोग अलग अलग है, मनाने का तरीका वो अलग अलग है। इसलिए सभी धर्मों को एक मुख्य धर्म बनाना चाहिए। आप बताते अपन उनकी मुख्य अवधारणाएं क्या की थी। तो उनकी मुख्य वो किस चीज़ में विश्वास रखते थे। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें धर्म।
तो उनके द्वारा जो धर्म है उस पर, क्योंकि वो खुद मतलब अध्यात्म से जुड़े हुए थे, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, वो पूजा करते थे, तो इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अगला पॉइंट है स्वराज। वो स्वराज या स्वशासन के उदाहरण में भारत को अंतिम लक्ष्य मानते थे, मतलब भारतीय लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, यही उनका अंतिम लक्ष्य है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अगला पॉइंट है दरिद्र नारायण, मतलब वो गरीब व हसीिए पर लोग, जो गरीब लोग हैं उन पर उनकी सेवा करने में वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और उन लोगों को वो क्या कहते थे, दरिद्र नारायण के नाम से बोलते थे। अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो विवेकानंद ने भारतीय विचारों में स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो ये था हमारा यूनिट नंबर जो थर्ड का फर्स्ट पर्सन। अब यूनिट नंबर थर्ड का अपन अगला पर्सन देखते हैं। महात्मा गांधी जी की राज्य के बारे में, राम राज्य के बारे में क्या अवधारणा थी। तो वो राम राज्य किस प्रकार, मतलब देखो आपको पता है जो महात्मा गांधी है वो नैतिकतावाद वाले व्यक्ति थे, मतलब नैतिक कर्मों पर ज़्यादा विश्वास कर रखते थे। उन्होंने हर व्यक्ति की सेवा करना, सत्य बोलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, गलत विचारों को नहीं अपनाना, इन सब चीज़ों को मानते थे। तो उनको ये इन सब चीज़ों की प्रेरणा वास्तविकता में कहाँ से मिली थी, किससे मिली थी, भगवान राम से मिली थी। जब उनकी गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तब भी उनके द्वारा अंतिम शब्द जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, हे राम के नाम से निकलते हैं, राम राम अंतिम शब्द निकलते हैं। तो ये जो विचारधारा थी, वो किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, भगवान राम से। और जिस तरीके से भगवान राम का जो एक आदर्श समाज था उन्होंने निर्माण किया था, उसी चीज़ को वो निर्माण करना चाहते थे। तो इस राम राज्य का क्या मुख्य पहलू है, किस प्रकार से वो उस राम राज्य को बनाना चाहते थे, अपन ये देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, धर्म का शासन। तो गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक सिद्धांतों, धार्मिक में कौन से सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत, जैसे नैतिकता के सिद्धांत कौन से होते हैं, जैसे गलत व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, किसी भी गरीब व्यक्ति को सताना नहीं, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना। तो नैतिक कर्मों को अपनाने पर उनका सबसे ज़्यादा जोर रहता था। अगला पॉइंट है अन्याय व समानता। मतलब उन्होंने समाज में ऐसे समाज की एक कल्पना करी जहाँ पे जाति, पंथ व लिंग की परवाह किए बिना सभी को समान अवसर और संसाधनों की पहुंच बन पाए। मतलब हर व्यक्ति तक न्याय पहुंच पाए। मतलब ऐसे नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, या फिर कोई मतलब जो गरीब व्यक्ति हैं या जो समाज का एक वंचित वर्ग है उस तक शिक्षा, स्वास्थ्य या मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उनका यही मानना था कि हर व्यक्ति तक न्याय व मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। अगला पॉइंट है विकेंद्रीकरण। मतलब विकेंद्रीकरण मैंने पहले भी समझाया था, सत्ता या फिर जो समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो सभी लोगों पर राज करता है राजनीतिक रूप से। तो उनका ये मानना था कि जो सत्ता है वो सब लोगों के हाथों में होनी चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के हाथ में होनी चाहिए, अमीर लोगों के हाथ में होनी चाहिए। मतलब चौथा पॉइंट है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ यही होता है कि भारत में जो विदेशी लोगों की सहायता से, मतलब भारतीय उस समय क्या हो गया था, भारत के अंदर अंग्रेज है वो भारत से कपास लेकर जाते थे और वहाँ से कपड़ा बनाकर भारतीय लोगों को बेचते थे। इससे क्या हो गई, भारतीय जो मिलें हैं वो ख़त्म हो गई थी। भारत की चाय लेकर जाते थे, वहाँ पे पैकिंग करके भारत में महंगे रूप से बेचते थे। तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए जो गांधी जी है उनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया था, जो वो उनके द्वारा जो वस्त्र थे उनको जला दिया गया था, अंग्रेजी वस्त्रों को, साथ के साथ जिससे क्या हुआ, भारतीय कपास या भारतीय मील हैं उसके अंदर सूती वस्त्रों को अपनाने पर इन्होंने जोर दिया था। पांचवा पॉइंट है अहिंसा। हम सब जानते हैं महात्मा गांधी है, उनका जो प्रमुख सिद्धांत क्या रहा था, अहिंसा रहा था। उनका ये मानना था अगर कोई भी व्यक्ति अहिंसा के माध्यम से भी बड़े से बड़ी सत्ता या तानाशाही को भी हिला सकता है, अपनी अहिंसा के माध्यम से संघर्ष करने का, पूरी दुनिया में पहली बार अहिंसा के माध्यम से संघर्ष करने का जो विचारधारा दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा ही दी गई थी। छठा पॉइंट है सादा जीवन। मतलब जिस समय अंग्रेजों के समय सभी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो भी क्या किसको अपनाते थे,
मतलब बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण पर जोर दे दिया था, भौतिकतावाद उपभोक्तावाद के जाल में फंस गए थे। उसमें महात्मा गांधी सिर्फ साधारण धोती पहनकर आंदोलन करते थे, वह लोगों के बीच में रहते थे। उनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया, जिसमें वो क्या होते थे, अंग्रेजी जो कपड़े होते थे उनको उनके द्वारा जलाया गया था और सूती वस्त्रों को अपनाने पर जोर दिया गया था। तो वो सादे जीवन पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। 7वां पॉइंट है ग्रामीण जीवन। उनके द्वारा आज जो ग्राम पंचायत देखते हो आप हर जगह पर, उनकी जो विचारधारा है वो सबसे पहले ग्रामीण जीवन को विचारधारा को किसने अपनाया था, वो किसके द्वारा अपनाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ही अपनाया गया था। तो इस जो इनकी ये विचारधारा थी इसका क्या प्रभाव हुआ, तो महात्मा गांधी की राम राज्य की जो अवधारणा थी इसमें भारत की राजनीतिक सामाजिक जो प्रणाली है उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ा। सामाजिक न्याय, स्थिरता व विकेंद्रीकरण के जो मामले हैं, मतलब सामाजिक न्याय जैसी विचारधारा हो गई, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। साथ के साथ संवैधानिक मूल्य जैसे न्याय हो गया, समानता हो गया व लोकतंत्र हो गया, वो सब ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़कर सामने आती हैं। तो यह महात्मा गांधी के राम राज्य की जो विवेचना है। आप इसमें एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ट्रस्टीशिप वाला, तो वो आप जरूर से पढ़ के चले जाना, हो सकता है वो वाला प्रश्न आपको देखने को मिले इस प्रश्न के अलावा। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं चौथी नंबर यूनिट की तरफ। लास्ट व फाइनल है, इसमें 2 प्रश्न आपको भी करा दूंगा मैं। अगला प्रश्न है जो अपनी लास्ट यूनिट होगी, चौथी नंबर यूनिट राजनीतिक विज्ञान में। एम.एन. रॉय की नव मानवतावाद का विवेचना कीजिए। मतलब जो एम.एन. रॉय है उनके द्वारा जो नव मानवतावाद की विचारधारा को दी गई तो वो क्या थी, अपन इस पे बात करेंगे। मतलब उनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी वो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जोर देती थी, जिनके द्वारा 1950 से 1950 के दशक में पूंजीवाद, मतलब बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उनके खिलाफ, उपनिवेशवाद, मतलब जो अंग्रेजी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग देशों पर राज कर रखा था, और साथ के साथ उस समय जो हिंदू मुस्लिम धर्म है उनके जो लोग हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कट्टरता देखने मिलती थी। इसके बीच में उनके द्वारा जो विचारधारा दी गई, अवधारणा दी गई ताकि भारतीय समाज है वो आगे बढ़ सके और भारत को स्वतंत्रता मिल सके, उनमें एम.एन. रॉय की विचारधारा का बहुत मुख्य योगदान होता है। आइए देखते हैं उनके द्वारा क्या क्या मुख्य पहलू है, मुख्य पॉइंट दिए गए थे। पहला पॉइंट था मानवतावाद। तो जो एम.एन. रॉय का दर्शन है, जो राजनीतिक विचार हैं, उसमें उनके द्वारा जो मानवतावाद है वो मुख्य पॉइंट था। मतलब इन्होंने बताया कोई भी व्यक्ति है उसकी जो भारतीय समाज है, दर्शन है, उसमें गरिमा, स्वतंत्रता और कल्याण पर आधारित था। मतलब उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति है उसको सबसे पहले तो भारतीय लोगों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मिलने के बाद में हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा के, स्वास्थ्य के व रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। उनके द्वारा मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों में प्राथमिकता की चिंता थी। मतलब उन्होंने यही कहा कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को सामाजिक, मतलब समाज में जैसे उसमें जातिवाद बहुत ज़्यादा फैल रखा था, तो समाज में कुछ लोगों को क्या होता था, पूर्ण योगदान नहीं मिलता था। साथ के साथ राजनीति में भी क्या मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है तर्कवाद। तो एम.एन. रॉय सबसे जरूरी चीज़ क्या थी, मतलब उस समय धर्म, हमारा जो धर्म था उसमें हर लोग है ना वो धर्म को ज़्यादा मानते थे। मतलब कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में ना ले जाकर उसको झाड़ फूक वगैरह ज़्यादा चीज़ों में विश्वास रखते थे। तो उनका यही मानना था कि हमारे समाज को अगर प्रगति करनी है, भारतीय समाज को, तो हमें तर्क आधारित, मतलब शिक्षा पर आधारित रहना पड़ेगा, शिक्षा और विज्ञान पर आधारित रहना पड़ेगा, ना कि धार्मिकता पर ज़्यादा आधारित होना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट था धर्मनिरपेक्षता। वो धर्म को राज्य व राजनीति से अलग मानते थे। मतलब इनका ये मानना था, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही होता है कि हर व्यक्ति, हर समाज को अपना एक धर्म मानने का एक अधिकार है, और दूसरा धर्म है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, उसे उस धर्म का क्या करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो यह पॉइंट क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। चौथा पॉइंट क्या है, लोकतंत्र। तो एम.एन. रॉय है, उनके द्वारा
एम एन रॉय के द्वारा जो लोकतंत्र है उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका यही मानना था अगर भारत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि भारत एक विविध देश है, तो वहाँ पर लोकतंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थनकारी रहे हैं। 5वां पॉइंट है समाजवाद। तो वो हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर व संसाधनों की प्राप्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते थे। उनका ये मानना था कि समाज का सबसे निचला वर्ग के पास समान अवसर प्राप्त होंगे और वो भी भारत के विकास में भागीदारी करेगा, तभी हमारा समाज है आगे जाकर प्रगति करेगा। 6वां पॉइंट है उपनिवेशवाद विरोधी। मतलब हर व्यक्ति, वही बात है जो साम्राज्यवाद हो गया, जो मतलब राजाओं का राज हो गया, उपनिवेशवाद मतलब ये जो अंग्रेजों के द्वारा राज था, वो इन सब चीज़ों के क्या थे, विरोधी थे सभी लोग। 7वां पॉइंट है मानव अधिकार। मतलब मानव अधिकारों का यही अर्थ है कि हर व्यक्ति का स्वतंत्रता का तथा सामाजिक न्याय में सामाजिक भागीदारिता में हर व्यक्ति का अधिकार है। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो उसमें जाति प्रथा में क्या था, ब्राह्मण हो गया, उच्च कुल के लोगों को बहुत ज़्यादा वो मिलता था, प्राथमिकता मिलती थी हर कार्य में, जबकि जो निचला दलित वर्ग था उन लोगों को इतनी ज़्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी। तो उनका यही मानना था कि हर व्यक्ति को मानव अधिकार है, वो अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक न्याय के लिए लड़ सकें। तो एम एन राय के द्वारा जो सामाजिकता की बात करी गई, धार्मिक हट धर्मिता मतलब उसको हटाने की बात करी गई, इससे क्या हो गया, जो आर्थिक शोषण है, जो गरीब लोग हैं, जो समाज बहुत ज़्यादा गरीबी से पीड़ित हो चुका था, उनको न्याय व तर्कसंगत व लोकतंत्र समाज के निर्माण करने में उनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी रही। उनकी विचारधारा लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा समर्थन करती थी। अब उनका देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन, ये जो पॉइंट है प्रभाव। तो उनके द्वारा जो विचार दिए गए, उनसे मानव अधिकार, लोकतंत्र व सामाजिक न्याय पर जो उनके आंदोलन के विचार थे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। मतलब जो आज अपन लोकतंत्र देखते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात होती है आज के समय में, वो सारे विचार सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रभावित हुए हैं, वो एम एन राय के द्वारा हुए हैं। आज हम ये सब चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ते हैं, जो आज अपन जो हमारे समाज के अंदर अलग अलग चीज़ों की जो स्कीम बनती हैं वो इन सभी राजनीतिक विचारों पर, दिए गए विचारों पर आधारित होती हैं। आज हमारा जो संविधान है वो इन विचारों की ही योगदान है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लास्ट पर्सन है वो लास्ट यूनिट से अपन जो चौथी यूनिट है उसका दूसरा पर्सन है, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान पर मूल्यांकन कीजिए। ये वाला प्रश्न साथ के साथ अगर ये प्रश्न नहीं पूछा गया तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दलितों के उत्थान पर किस प्रकार के विचार दिए गए, तो वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो वो भी जरूर से देखकर चले जाना इस वीडियो के अलावा। लास्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान वो राजनीतिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब इन्होंने, हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो दलित समाज से आते थे, उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। साथ के साथ वो एक उस समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिस समाज की कोई बात नहीं करता था, उस समाज का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और उस समाज की बातों को प्रखर रूप से भारतीय विचारधारा में लेकर आए। साथ के साथ भारतीय संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनके द्वारा उन्होंने इस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया कि वो आज भी तर्कसंगत है। भारत के साथ ही जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति होती है उसे। आज अपन देखते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र की क्या हालत है। आज अपन भारत के साथ ही चाइना को जो लोकतंत्र मिलता है, आज हम देखते हैं उसकी लोकतंत्र की क्या हालत है। आपको ये समझना चाहिए, भारतीय लोकतंत्र में हो सकता है बहुत सी खामियां हैं, भारतीय संविधान में हो सकता है बहुत सी खामियां हैं, लेकिन आज भी वो प्रासंगिक है। हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए और आज भी हमें भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान की समझना चाहिए। तो उनकी क्या क्या मुख्य भूमिकाएं रही, आज अपन इस पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक ढांचा। तो भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने क्या क्या इस प्रकार के लोकतंत्र का निर्माण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, वयस्क मताधिकार। मतलब भारत में पहले क्या होता था, अंग्रेज हो गए, जो ब्रिटेन का या अमेरिका का संविधान था, वहाँ पे सबसे पहले सिर्फ जो अमीर लोग हैं या फिर जो पुरुषों को ही मत देने का अधिकार था। लेकिन भारत का पहला ऐसा लोकतंत्र बना जिसके अंदर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक वयस्क व्यक्ति है जिसकी उम्र पहले 21 वर्ष की गई थी, जिसकी आयु 21 वर्ष है,
वो क्या कर सकता है, मत दे सकता है। बाद में इसे घटाकर 18 कर दी गई है। दूसरा, संसदीय प्रणाली के साथ इन्होंने स्वतंत्र ढांचा, मतलब भारतीय समाज में जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधित्व है वो कहाँ भेजेंगे, संसद में भेजेंगे। और संसद है हमारे सभी जो मुख्य जो योजनाएं हैं और जो निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। तो इनके द्वारा लोकतांत्रिक ढांचा के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार। तो इन्होंने नागरिकों को राज्य में अत्याचार व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बात करी। मतलब हमारे पास अगर आज हम स्वतंत्रता रूप से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, अपने विचार रख पा रहा हूँ, आप कोई भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपने विचार रख सकते हो, जैसे रख सकते हो। साथ के साथ आप कोई सभा कर सकते हो, आप कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हो, व्यापार कर सकते हो। वो क्यों कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार हैं और ये मौलिक अधिकार हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसी चीज़ें देती हैं। तो इनके द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक न्याय। तो जो भारतीय जो लोकतंत्र है हमारे, जिस समय भारत जो को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय क्या था, भारतीय अमीर लोग ही शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, वही राजनीति में आ पाते थे, वही नौकरियों में उनकी भागीदारिता थी। जबकि समाज का जो दलित समाज है या उत्पीड़न समाज है या गरीब समाज है, उच्च वर्ग में भी जो गरीब लोग होते थे उनकी समाज में कोई भागीदारिता नहीं थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सामाजिक न्याय पर जोर दिया। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है, जब समाज का सबसे वंचित वर्ग भी अपने भारत के विकास में भागीदारिता दिखाएगा, वही सामाजिक न्याय है। इसके लिए इन्होंने आरक्षण व विशेष सुरक्षा जैसी बातें की गई। आरक्षण सिर्फ नौकरियों में नहीं दिया गया, अलग अलग चीज़ों में मिला। जैसे जो कुछ विशेष राज्य भी बनाए गए, जो मतलब पिछड़े हुए राज्य थे जहाँ पे मतलब एसटी ज़्यादा थी, उनके लिए क्या बनाए गए, विशेष राज्य भी बनाए गए। अगला पॉइंट है संघवाद किसे कहा गया। भारत की विविधता को समायोजित करने के लिए संघवाद बहुत जरूरी है। संघ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी राज्य, कोई भी देश छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हो, वो क्या होता है, संघ होता है। हर राज्य को अपने राज्य के अंतर्गत स्वतंत्र निर्णय लेने की अधिकार भी होता है, लेकिन वो एक केंद्रीय प्रणाली से जुड़ा होगा। और खास बात आपको ये ध्यान रखनी है, वो राज्य कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। अया को नहीं कि भारत को राजस्थान राज्य है ना, वह सोचो कि मैं तो अलग होके काल है ना नेपाल में श्रीलंका में जुड़ जावा ना, अया कुनकर्स को। संघवाद में यो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थे कोई भी राज्य वो उसकी खुद की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, संसदीय प्रणाली भी होगी, निर्णय लेने का निर्णय भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो एक केंद्रीय प्रणाली से जुड़े होगो, केंद्रीय देश से जुड़े होगो, और वो अलग को नहीं उसका है, वो संघवाद कहलावा है। ठीक है। पांचों पॉइंट के निर्देशन सिद्धांत। अब देखो नीति निर्देशन सुना होगा, उसके अंदर जो संविधान के अंदर ही मौलिक अधिकारा का बाद में जिसके अंदर की बात करी गई कि हर व्यक्ति को सामाजिक कल्याण, हर व्यक्ति ने मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य है ना, रोजगार और सामाजिक न्याय, ये सब चीज़ किम लिखी गई, नीति निर्देशन तंत्र में सिद्धांत में लिखी गई। और एक मुख्य उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति ने हर व्यक्ति ने बस सब चीज़ सुविधाएं मिल सके, और या प्रोवाइड कौन कराओगो, सरकार, या जिम्मेदारी की क्या है, संसद की व सरकार की वह है। तो यह लोकतंत्र में ये सब चीज़ें ऐड करी गई। छठा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता को भी शामिल किया। मतलब उनको सबसे मुख्य पॉइंट क्या तो, हर व्यक्ति ने हर धर्म बराबर है भारत में, हर कोई भी धर्म ने बढ़ाओ कौन दियो गो। हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानता भारतीय संविधान, हम धर्म निरपेक्ष है। हमारे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और अन्य भी कोई धर्म है, तो वो सभी के सभी धर्म समान है। हमारे देश में धर्म के आधार पर कोई सी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। आप चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, आपको समान अधिकार दिए गए हैं। तो हम कोई भी एक प्रकार के क्या नहीं है, धर्म नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष राज्य हैं। सातवां पॉइंट है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का यही है, भारत में लैंगिक मतलब महिला व पुरुष के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, दोनों को समान रूप से अधिकारों को दिया गया, और महिलाओं को खास करके ज़्यादा अधिकार दिए गए ताकि महिलाएं भी भारत के विकास में पूर्ण भागीदारिता दिखा सकें। चलो अब बढ़ते हैं आखिरी व फाइनल पॉइंट के अंदर, इसी प्रश्न के अंदर।
अम्बेडकर के दृष्टिकोण व नेतृत्व में भारतीय संविधान को आकार देने में किस चीज़ में मदद करी? तो पहला पॉइंट है, भारत एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य को स्थापित किया। मतलब इस चीज़ से क्या फायदा हुआ? भारत एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष राज्य बन पाया। दूसरी बात है, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार व सामाजिक न्याय दिया गया, ताकि हर व्यक्ति है वो अपना न्याय हो सके, उसके साथ हर व्यक्ति है वो समाज में भागीदारिता बढ़ सके, समावेशी विकास हो सके उस हर व्यक्ति का। मतलब हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय जैसी चीज़ें मिल सकें। और इन्हीं सब चीज़ उनका यही योगदान भारत को अधिक न्यायपूर्ण तरीके से बढ़ाने के लिए प्रेरित व मार्गदर्शन देता है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने आप सबको कराए हैं। मुझे उम्मीद अगर आपने अभी तक पूर्ण वीडियो देखा तो आप कल खुद बताना कि आपको इस वीडियो से कितनी मदद हुई। धन्यवाद।